Chapter 7 Managerial Economics का. The chapter name is the Theory and Estimation of Cost. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट बेसिकली वो मनी होता है जो कि हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू डिलीवर अ सर्विस. ऐसे पैसे जो कि हम स्पेंड कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी भी जो सर्विस है उसको डिलीवर करने के लिए. जब एक दफ़ा पैसे यूज़ हो गए देन दे आर नॉट विद अस एनी मोर, वो अब खर्च हो चुके हैं. तो इन ऐसे पैसों को हम कहेंगे कि दैट इज़ आवर कॉस्ट. अब मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट कंसेप्ट हैं कॉस्ट के जो कि हम पढ़ेंगे. क्योंकि एक जो कॉस्ट है वो तब ही रेलिवेंट होती है अगर वो किसी भी मैनेजमेंट डिसीजन को अफेक्ट करती है. अगर एक कॉस्ट जो है वो मैनेजमेंट डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती तो हम उसको कहेंगे कि दैट कॉस्ट इज़ इरेलीवेंट. और ऐसी कॉस्ट जो कि मैनेजमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेगी उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ अ रेलिवेंट कॉस्ट. अब ऐसी जो मिलती जुलती कॉस्ट हैं उनके हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर गेम्स बनाती है. अब कंप्यूटर गेम्स बनाने के लिए एक कंपनी जो है उसको ए, एक कंप्यूटर चिप चाहिए एज एन इन्वेंट्री एज अ रॉ मटेरियल. एक कंपनी है उसने 2019 में अगर 100 कंप्यूटर चिप्स बाई की हैं एट अ प्राइस ऑफ 7 लाख रुपीज. तो that price at which they have bought computer chip in 2019, that is known as historical cost. The cost, the original cost at which they bought their inventory और their asset is known as historical cost. जैसा कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक कंपनी जो कि कंप्यूटर गेम्स बनाती है उसने अगर कंप्यूटर चिप्स खरीदी हैं 2019 में और जिस प्राइस पे खरीदी है दैट इज 7 लाख रुपीज, तो दैट कॉस्ट वुड बी नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट. अब अगर 2 साल बाद 2021 में कंपनी जो है वो चाहती है कि मैं अपनी ये जो कंप्यूटर चिप्स जो मैंने 2019 में खरीदी थी इनको यूज़ करके या यूटिलाइज करके कंप्यूटर गेम्स बनाऊं, और वो देखती है कि मार्केट में इसकी कितनी प्राइस है अब, तो दैट प्राइस वुड बी नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. जो कि करंट मार्केट प्राइस है उसकी इन्वेंट्री की या उसके एसेट की, दैट वुड बी नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. अब 2021 में वो जो कंप्यूटर चिप है, चिप कंप्यूटर चिप्स जो हैं उनकी अगर प्राइस 7 लाख से 10 लाख हो चुकी है, तो वो जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस है उनकी कंप्यूटर चिप की 10 लाख, दैट वुड बी नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. अब देखिए ये दोनों कॉस्ट जो है तो एक ही है लेकिन विद टाइम चेंज हो चुकी हैं. हमने 7 लाख की कंप्यूटर चिप खरीदी थी तो दैट ओरिजिनल प्राइस जिस पे हमने कंप्यूटर चिप खरीदी थी उसको अब हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट. और आज की जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है कंप्यूटर चिप की उसको हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख है. अब जो कंपनी है उसने इस कंप्यूटर चिप को यूज़ करके कंप्यूटर गेम्स बनानी है, तो उसके लिए कौन सी कॉस्ट ज़्यादा रेलिवेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में. देखें, अब जो भी अब जो कॉस्ट जो है जो मैनेजमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर रही है दैट वुड बी मोर रेलिवेंट कॉस्ट. ठीक है. अब देखें, दो तरह के डिसीजन हो सकते हैं. या तो हम जो कंप्यूटर चिप है उनको सेल कर दें मार्केट में. सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम जो कंप्यूटर चिप है उसको यूज़ करके कंप्यूटर गेम्स बना लें. ठीक है. अब ये जो दोनों डिसीजन है इन दोनों डिसीजन में जो ज़्यादा कॉस्ट हमें अफेक्ट कर रही है या ज़्यादा जो रेलिवेंट है सिचुएशन के हवाले से वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कंप्यूटर चिप जो है ये मार्केट में सेल कर देते हैं तो एट प्रेजेंट हमें कितने पैसे मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे. तो हमारा जो डिसीजन है कि हम इस कंप्यूटर चिप को सेल कर दें या फिर इस कंप्यूटर चिप को यूज़ करके न्यू गेम्स बनाएं, तो कौन सी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि वो करंट कॉस्ट है, वो करंट मार्केट कॉस्ट है. तो मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से
हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ज़्यादा रेलिवेंट होती है। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। अब हमारे पास दो डिफरेंट किस्म की कॉस्ट हैं, एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अगर हम सेम एग्जांपल लें कंप्यूटर चिप की जो कि हमने 7 लाख की 2019 में ली थी, उस कंप्यूटर चिप की अब वैल्यू कितनी है 2021 में, दैट इज 10 लाख रुपीज। अगर जो कंप्यूटर गेम्स बनाने वाली कंपनी है वो सोचती है कि हमने कंप्यूटर चिप को यूटिलाइज करना है और इसको यूटिलाइज करके हमने न्यू कंप्यूटर गेम्स को बनाना है, तो जो 10 लाख रुपीज उसकी करंट मार्केट वैल्यू है कंप्यूटर चिप की, दैट वुड बिकम एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि जो सेकंड अल्टरनेटिव था या जो बेस्ट अल्टरनेटिव था कंपनी के पास वो ये था कि वो अपनी कंप्यूटर चिप को सेल कर देते और 10 लाख रुपीज अपने जो कह लें कि कंपनी है उसमें रेवेन्यू को ले आते। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन किया कि हमने इस कंप्यूटर चिप को यूटिलाइज करना है और यूटिलाइज करके हमने कंप्यूटर गेम्स बनानी है, तो जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था कि कंप्यूटर चिप को हम सेल कर दें, वो क्या बन गई है, अब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई है। फॉर एग्जांपल अब कंपनी जो है वो न्यू कंप्यूटर गेम बनाना चाहती है, तो उसको अब कंप्यूटर चिप के अलावा भी कुछ एडिशनल जो कॉस्ट है वो इनकर करनी पड़ेगी। जो उसकी एडिशनल कॉस्ट होगी जो उसको इनकर करनी पड़ेगी और उसको एट द टाइम खर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल उसको 5 लाख रुपया मज़ीद चाहिए कंप्यूटर चिप को प्रोसेस करने के लिए, तो दैट कॉस्ट जो कि अभी उसने खर्च खर्च करनी है एट द मोमेंट टू मेक कंप्यूटर गेम, दैट वुड बी नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो कि एक्चुअल ट्रांसफ़र होगी या एक्चुअली जो कॉस्ट इनकर करेगी कंपनी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर गेम। अब इस इन दोनों जो के सिनेरियो है जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, अब ये दोनों क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है और दोनों रेलिवेंट है। क्योंकि अब जो डिसीजन है कंपनी का कि उसने कंप्यूटर गेम बनानी है उसके लिए उसने 5 लाख एक्स्ट्रा खर्च किया, दैट इज़ नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, और अपनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको फॉरगॉन किया या उसको जाने दिया जो कि 10 लाख रुपया थी। तो अब टोटल क्या हो गया कंपनी की जो कॉस्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट की, दैट इज 10 लाख प्लस 5 लाख जो कि उसने लगाया है टू प्रोसेस द कंप्यूटर चिप टू मेक द कंप्यूटर गेम्स। अब इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो है दे बोथ बिकम रेलिवेंट, जो कि अब टोटल होके कितनी हो गई है 10 लाख प्लस आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कितनी है जो कि उसने अब प्रोसेस करना है कंप्यूटर चिप को, दैट इज 5 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 15 लाख इन दिस सिचुएशन। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। अब हमारे पास दो डिफरेंट कॉस्ट हैं, एक है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एक है संक कॉस्ट। हम अपनी उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर चिप वाली। अगर हमने 7 लाख की कंप्यूटर चिप ली थी और मार्केट में ड्यू टू अ रीज़न अब कंप्यूटर चिप की वैल्यू या उसकी जो डिमांड है उसमें कमी आ गई है और उसकी जो वैल्यू है 7 लाख की वो कम होके 5 लाख की हो गई है, तो अब हमारे पास दो कॉस्ट जो आएंगी, दैट इज वन इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सेकंड वुड बी दी संक कॉस्ट। अब हमने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना और देखना है कि इनमें से कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉस्ट है हमारे लिए। अब देखें कंप्यूटर चिप की जो वैल्यू है डिक्रीज होके 7 लाख से कितनी हो गई है 5 लाख हो गई है। अब अगर हम डिसीजन करते हैं कि हमने इन कंप्यूटर चिप को यूज़ करके कंप्यूटर गेम्स बनानी है, तो वो जो 7 लाख है वो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वैल्यू या कॉस्ट है या वो जो अभी उसकी करंट मार्केट वैल्यू है जो कि 5 लाख है। तो इस सिनेरियो में जो करंट मार्केट वैल्यू है चिप की जो कि 5 लाख है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उस कॉस्ट को अब हम कहेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और वो जो 7 लाख और 5 लाख जो है इनमें जो डिफरेंस है 2 लाख का,
उसको हम कहेंगे संक कॉस्ट। उसको संक कॉस्ट इसलिए कहेंगे कि वो हमारे 2 लाख रुपए डूब चुके हैं, अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट वैल्यू हमारी जो इन्वेंटरी है उसकी डिक्रीज कर चुकी है। और 5 लाख जो कि अब करंट वैल्यू है कंप्यूटर चिप की, उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे क्योंकि अब ये कॉस्ट जो है ये रेलिवेंट कॉस्ट है। और अब हम जो नई कंप्यूटर गेम बनाने जा रहे हैं उसमें अब हम जो कंप्यूटर चिप की वैल्यू है उसको हम कितना अज्यूम करेंगे, 5 लाख अज्यूम करेंगे। और जो 7 लाख और 5 लाख में जो डिफरेंस है जो कि वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से आया उसको, जो कि 2 लाख बनता है, उसको हम अब हम कहेंगे दैट इज आर संक कॉस्ट, जो कि हमारे पैसे डूब चुके हैं। तो अगर तो हमारा डिसीजन ये है कि हमने न्यू कंप्यूटर गेम्स बनानी है, उस हवाले से जो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है चिप की, जो कि प्रेजेंट कॉस्ट है 5 लाख, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉस्ट फॉर अस। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो डिसीजन है उसने उस कॉस्ट को इम्पॉर्टेंट बना दिया। और जो हमारी संक कॉस्ट है वो बेसिकली वो कॉस्ट है जो कि डूब चुकी है, ऐसा पैसा है जो कि हमारा ज़ाया हो चुका है, उसको हम कहेंगे संक कॉस्ट। अब रेलिवेंट अगर हम इसमें देखें तो दोनों कॉस्ट ही रेलिवेंट है और हमको दोनों का ही पता होना चाहिए, क्योंकि संक कॉस्ट बेसिकली वो भी तो हमारी एक कॉस्ट है, हमारा पैसा डूब चुका है। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा न्यू डिसीजन है उसमें जो हमारी कॉस्ट लग रही है दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अच्छा, ये जो टेबल है इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। एक है टोटल इनपुट का, फिर है टोटल प्रोडक्शन का, फिर है मार्जिनल प्रोडक्शन का और एंड पे है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अच्छा, अब हमने देखना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका और जो हमारी प्रोडक्शन है टोटल, उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में हम देखें, जैसे इनपुट जो है वो दो किस्म की हो सकती हैं, एक वेरिएबल इनपुट हो सकती है और एक फिक्स्ड इनपुट हो सकती है। मोस्टली जो वेरिएबल इनपुट है वो लेबर होती है और जो फिक्स्ड इनपुट होती है शॉर्ट टर्म में दैट इज कैपिटल। इस एग्जांपल में हम वेरिएबल इनपुट को ले रहे हैं दैट इज लेबर। जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है लेबर का इनपुट का, उसको जैसे हम इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 0 टू लेके 9 तक, तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रही है 8 तक और उसके बाद 9th पे जाके वो डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर हम लास्ट कॉलम देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही इनपुट इंक्रीज होती है उसके साथ ही टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है और एंड वाला कॉलम जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एट द एंड जो एक पॉइंट आता है फ्रॉम 8 टू 9, उसमें टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है। अच्छा, अब हमें इससे दो चीज़ें पता चलती हैं। एक ये कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है और जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है एट अ सर्टेन पॉइंट तक। जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं अपनी इनपुट, उससे इंक्रीज होती है टोटल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। अब देखें, टोटल प्रोडक्शन और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसका बिल्कुल वही रोल है जैसा कि हमने प्रोडक्शन थ्योरी में पढ़ा था। प्रोडक्शन थ्योरी में हम ये करते हैं कि खाली क्वांटिटी देख रहे होते हैं कि जो इनपुट है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये जो इनपुट है इसकी साथ अब कीमत भी आ गई है। देखें, जैसे लेबर ज़ीरो है तो उसकी वेज भी ज़ीरो है। जैसे हम लेबर को इंक्रीज करेंगे 1, तो उसकी जो भी वेज है 5, जैसे इसमें हमें एग्जाम्पल में पता है कि $500 पर वीक या पर यूनिट जो है वो वेज है लेबर की। जैसे हमने लेबर 1 किया तो उसकी वेज क्या है, 500 होगी। लेबर 2 किया तो 500 मल्टीप्लाई बाई 2 लेबर की कितनी होगी वेज, 1000 होगी। तो बस हमने क्या करना है कि जैसा प्रोडक्शन थ्योरी थी उसमें इनपुट खाली क्वांटिटी वाइज हम देख रहे होते थे कि इनपुट फैक्टर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। इसमें हमने जो इनपुट है उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है उसकी कॉस्ट के साथ, जो कि इस केस में लेबर है, और वो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। जैसे जैसे जैसा हमने कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इनपुट इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और एट अ सर्टेन पॉइंट वो कांस्टेंट हो जाती है, और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अगर हम इंक्रीज करें तो जो
टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लग पड़ती है। तो ये जो रिलेशनशिप है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल प्रोडक्शन का, ये बिल्कुल क्या लेंगे, प्रोपोर्शनल है। वो सेम रिलेशनशिप है जो कि इनपुट और टोटल प्रोडक्शन का था प्रीवियस चैप्टर में। बस इसमें क्या है एडिशनल ये आ गया कि अब कॉस्ट का फैक्टर भी आ गया है, क्योंकि जब हमने कॉस्ट निकालनी होती है हम क्वांटिटी ऑफ इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कॉस्ट के साथ। इस स्लाइड में हम देखें तो इसमें भी बेसिकली टोटल प्रोडक्शन और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसकी क्या रिलेशनशिप है वो बताया गया है, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें पता लगता है कि टोटल प्रोडक्शन और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक दूसरे का मिरर इमेज है। जैसे ही टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है उसी तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। मीन्स के जैसे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है उसी ही लेवल से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। एक है स्लोप। जो स्लोप होती है ग्राफ में वो बेसिकली क्या है, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाली साइड पे अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। मार्जिनल जो प्रोडक्शन है उसको निकालने का तरीका क्या है कि चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, ठीक है। और इसी तरह से जो स्लोप है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की उसको निकालने का फार्मूला है चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी जो कि प्रोड्यूस हो रही है। तो उस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। पिछली स्लाइड्स में हमने रिलेशनशिप देखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल प्रोडक्शन का, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं कि व्हाट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है वो दो कंपोनेंट पे महियत होती है या उस पर डिपेंड करती है। एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और सेकंड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि हमने अपनी एग्जांपल में देखा, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लेबर होती है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए कहते हैं कि कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए इन शॉर्ट रन जो कैपिटल है हमारी वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अगर हमने किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमें ये दो चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मिलके इनको अगर हम टोटल करेंगे तो बन जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज कॉस्ट का। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अच्छा, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। इसको हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमें पता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती शॉर्ट रन में और वो सेम रहती है। सो जो चेंज है फिक्स्ड कॉस्ट में वो क्या होगा, वो तो ज़ीरो होगा। अगर वो ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो खाली है फिर चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो उसमें जो चेंज है वो तो ज़ीरो है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो फार्मूला आता है मार्जिनल कॉस्ट का, दैट इज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। उसकी रीज़न हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती और उसमें जो चेंज है फिर वो ज़ीरो का होता है। इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको निकालने के लिए शॉर्ट रन में हमें खाली चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी चाहिए। ये वाले जो टेबल है इसमें हमने देखना है कि हमने मार्जिनल कॉस्ट किस तरह निकालनी है। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मौजूद है और क्वांटिटी भी मौजूद है, तो हमने जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके कॉलम की वैल्यूज़ को फिल कर लेना है। फॉर एग्जांपल नाइन्थ वाला जो रो है उसमें अगर हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि बनता है कि 4509 पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और 8 पे है 4000,
तो इनमें चेंज कितना आ गया, 9 से 8 500 का। ठीक है, 500 आ गया चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, और डिवाइड इसको हमने करना है क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी 9 पे कितनी है, 900 एंड 800, 9850, और 8 पे कितनी है, 10,000। इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो आ जाता है 150। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई 9 वाली रो पे, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, इसी तरह आपने ये जो सारे कॉलम्स हैं, ये सारी जो मार्जिनल कॉस्ट वाला कॉलम है, इसकी आपने वैल्यूज निकाल दी। मार्जिनल कॉस्ट का जो फार्मूला है वो है चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। उसको यूज करके हमने मार्जिनल कॉस्ट जो है उसके कॉलम की तमाम वैल्यूज निकाल ली है। अगर हम इस टेबल को गौर से देखें तो हमें दो ऑब्जर्वेशन नजर आती हैं। एक ये कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रही है, और जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज कर रही है उस वक्त में हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है। अगर आप देखें तो हमारी इनपुट वन जो है, और इनपुट वन से लेके टू थ्री तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है, और अगर हम क्रॉसपॉन्डेंस देखें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है एट दैट टाइम वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। अगर हम जाते हैं अपनी इनपुट 4, 5, 6, 7, 8 की तरफ, तो हम देखते हैं कि हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लग पड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट को देखें तो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो है हमने देखी हैं अपने डाटा से। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अच्छा, हमने देखा कि जैसे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रही होती है। लेकिन जैसे ही लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो अप्लाई होना स्टार्ट होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है हमारी वो इंक्रीज करने लग पड़ती है एट अ डिमिनिशिंग रेट, मीन्स कि उसका रेट जब कम हो जाता है तो हम देखते हैं एट दैट टाइम जो हमारी मार्जिनल कास्ट है इवेंचुअली वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन और जो मार्जिनल कॉस्ट है इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही होती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, तब मार्जिनल कास्ट जो है वो डिक्रीज कर रही होती है, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन एट अ डिमिनिशिंग रेट इंक्रीज कर रही होती है तो तब हमारी जो मार्जिनल कास्ट है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मीन्स कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है तो मार्जिनल कास्ट डिक्रीज कर रही है, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रही है तब मार्जिनल कास्ट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव देखेंगे कि मार्जिनल कास्ट जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर हम इसको डेरिवेट करें तो चेंज इन टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो होती है वेज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेबर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर हम आगे इसको फर्दर डेरिवेट करें तो जो हमारी वेज है उसको अगर हम साइड पे कर लें और नीचे हमारे पास आगे फार्मूला रह जाएगा चेंज इन लेबर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब हमें पता है कि हम 1 यूनिट चेंज करते हैं लेबर में और देखते हैं कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो जो 1 यूनिट चेंज होता है लेबर में दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो अब हमारे पास फार्मूला में क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेज इनटू 1 डिवाइडेड बाय चेंज इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अब जो चेंज इन क्वांटिटी है बेसिकली वो क्या होती है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट होती है। मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला आपको पता है कि जो टोटल प्रोडक्ट होती है आज की, उसमें से हम माइनस करते हैं जो टोटल प्रोडक्ट है पिछली इनपुट की। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी होता है। अगर अब हम इसको ड्राइव कर लें तो हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये एक दूसरे के इनवर्स है। ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिससे आपको मजीद समझ आएगी।
शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। एक है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ये हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या है इनपुट फैक्टर्स को यूज करने की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज उसको हम निकालते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और इससे हमें पता लगता है कि व्हाट इज द एवरेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फर्म्स वेरिएबल इनपुट्स। उसके बाद है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम निकालते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फर्म्स फिक्स्ड इनपुट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि हम मार्जिनल मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं बार बार। अब इस टेबल में हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। एवरेज टोटल कॉस्ट का फार्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वो हम वैल्यूज को लेंगे अपने जो रो में अवेलेबल है और निकालते जाएंगे। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फार्मूला जो है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और इसी तरह से एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालने का फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इन वैल्यूज को हम लेंगे और फार्मूले में पुट करेंगे और ये जो तीनों कॉलम्स हैं इनको फिल करेंगे। ये देखें, हमने जो तीनों कॉलम्स थे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, उनके फार्मूलाज को अप्लाई किया और हमने ये तीनों वैल्यूज हैं वो निकाल ली। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है उसको अगर आपने निकालना है तो आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर ऐड करते हैं तो वो भी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है। और अगर आपने एवरेज टोटल कॉस्ट को सेपरेटली निकालना है तो फिर भी काफ़ी सिंपल है कि टोटल कॉस्ट जो है उसको डिवाइड कर दें क्वांटिटी के साथ, तो फिर भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी एवरेज टोटल कॉस्ट की। और अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर भी आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दी शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, अब देखिए हमारे पास दो प्रोडक्शन कॉस्ट ग्राफ हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ जो ए है वो टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा है, ठीक है, उनके प्रोडक्शन फंक्शन को। हमारे पास एक्स एक्सिस पे है प्रोडक्शन है जो कि क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट का वेरिएबल है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है ग्राफ ए में, मींस के प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, उसी तरह से टोटल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज करती जा रही है। प्लस जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है वो भी इंक्रीज शो कर रहा है, जबकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि दैट इज फिक्स्ड और उसको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ग्राफ बी को देखें तो जैसे ही हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट है और हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है स्टार्ट में वो डिक्रीज करती है, ठीक है। हमारी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज करती है तो वो डिक्रीज करती है, और मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज करती है। लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट जाके जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करने लग पड़ती है एक स्पेसिफिक पॉइंट से ज़्यादा, तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो फिर इंक्रीज करने लग पड़ती है। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जल्दी इंक्रीज करने लग पड़ती है, और कंपैरेटिवली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो अमूमन थोड़ा लेटर स्टेज पे जाके इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, अगर हम अपने ग्राफ्स को देखें तो हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। एक तो यह कि प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड एट द स्टार्ट। शुरू में हम देखते हैं कि जैसे प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज करते हैं जो हमारी ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट हैं जैसे मार्जिनल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है, वो सब डिक्रीज हो रही हैं। लेकिन फिर एक फेज़ आता है जब हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो ये कॉस्ट भी साथ में इंक्रीज हो जाती हैं। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन हमें ग्राफ से मिली है वो ये है कि इन जर्नल जो है जैसे ही मार्जिनल जो कॉस्ट है हमारी वो इंक्रीज करती है तो वो अफेक्ट करती है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट को या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, और दोनों जो हैं वो मार्जिनल कॉस्ट के इंक्रीज करने से दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हैं जो हमने ग्राफ में पढ़ी हैं।
इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इनका हम अगले चैप्टर जो प्राइसिंग वाले हैं उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस मैप को देखें फिगर नंबर 2 में, तो देयर इज़ अ पॉइंट जिधर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज क्यू स्टार, ठीक है। अब देखें जो ब्लू लाइन है फिगर बी में मार्जिनल कॉस्ट वाली, वो जब ऊपर जा रही है और एक पॉइंट है एसी कर्व का जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है एमसी और एसी कर्व का, ठीक है। वो जो पॉइंट है दैट इज क्यू स्टार, ठीक है। इसकी क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इस पॉइंट को आप देखें जिधर एमसी और एसी आपस में क्रॉस कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द एवरेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूजिंग ऑल ऑफ द फर्म्स इनपुट। अच्छा, हमने देखा जो पॉइंट क्यू है उस पे क्या है कि मिनिमम है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे हम अपनी जितनी भी रिसोर्सेज हैं इनपुट की उनको इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। और अगर एक फर्म जो है वो चाहती है कि वो अपनी सारी जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करे, तो उसको किस पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहिए? एट पॉइंट क्यू। क्योंकि इधर वो अपनी इनपुट्स को इफेक्टिवली यूज़ कर रही है और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है हमें ये शो कर रहा है कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज हो सकती है। एक तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट के डिक्रीज होने से और एक है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के डिक्रीज होने से। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं तो उसका हमारी एवरेज कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल कर जाएगी और डिक्रीज कर जाएगी। आप देख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट की जो हमारी कर्व है वो डिक्रीज करके जब हमने अपनी जो फिक्स्ड इनपुट है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया है। और वो जो ब्लू लाइन है एसी की वो नीचे है एसी की ओरिजिनल लाइन से, ठीक है। जैसे ही फिक्स्ड इनपुट्स हमारी डिक्रीज की हैं उसकी वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट है उसमें कमी आ गई है। आपको पता है कि जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं उनको अगर हमने चेंज करना है तो दैट इज़ अ लॉन्ग रन फंक्शन। इसका मतलब है लॉन्ग रन में जिसमें हम फिक्स्ड इनपुट्स को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है उस पर असर पड़ेगा, वो इंक्रीज हो सकती है उससे या फिर डिक्रीज हो सकती है। अच्छा, ये जो ग्राफ्स हैं ये हमें सिंपली बता रहे हैं कि अगर हम अपनी एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है उसमें कमी लेके आते हैं उसको डिक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी मार्जिनल कास्ट पे भी पड़ेगा और उसका इफेक्ट हमारी टोटल एवरेज कास्ट जो है उस पर भी पड़ेगा और वो दोनों डिक्रीज कर देंगी। मीन्स अगर हम अपनी एवरेज वेरिएबल कास्ट को कम करते हैं तो उससे हमारी मार्जिनल कास्ट जो है उसमें भी कमी आएगी और हमारी जो एवरेज कास्ट है जिसको हम एवरेज टोटल कास्ट भी कह रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। सिंपली अगर आप ये देखें कि जो ब्लू लाइंस हैं वो शो कर रही हैं जब हमने अपनी एवरेज वेरिएबल कास्ट को कम किया है। आप देख सकते हैं ग्राफ में कि जो हमारी ब्लू लाइंस हैं वो ब्लैक लाइन से नीचे हैं या ब्लैक कर्व से नीचे हैं। जैसे मार्जिनल कास्ट की जो कर्व है ब्लैक में उससे नीचे कौन सी है? मार्जिनल कास्ट की कर्व जो कि ब्लू लाइन में जो कि शो कर रही है कि आफ्टर डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कास्ट हमारी मार्जिनल कास्ट जो है वो भी कम हो गई है। इसी तरह से हमारी एवरेज कास्ट जो है वो भी कम हो गई है एवरेज वेरिएबल कास्ट के कम होने से। तो ये सिंपली बस हमें ये चीज़ बता रहा है ग्राफ। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें थ्री फेज हैं। फर्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सेकंड है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, थर्ड है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। अब देखें जब इनिशियली हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। जिस फेज तक वो डिक्रीज हो रही है उस स्टेज को हम कह रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद क्या होता है कि जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा फेज आ जाता है जिसमें जो हमारी कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल फेज, ठीक है। थर्ड स्टेज आता है जब हम अपनी प्रोडक्शन को
बड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं तो फिर थर्ड स्टेज पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोबारा से इंक्रीज करने लग पड़ती है, वो प्रोपोर्शनल हो जाती है टू दी प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये थ्री डिफरेंट फेज हैं, इनको हमने डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट फेज में जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज करती है। सेकेंड फेज में प्रोडक्शन और कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, और थर्ड फेज में प्रोडक्शन इंक्रीज करने से कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। अच्छा, लॉन्ग रन कौन सा पीरियड होता है जिसमें हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट और अपनी फिक्स कॉस्ट दोनों को वेरी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब एक फर्म जो है वो लॉन्ग रन देखना चाहती है कि वो अपनी अपने कॉस्ट फंक्शन को देखना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी चेंज कर सकती है और अपनी जो फिक्स कॉस्ट है उसको भी चेंज कर सकती है। फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल मोस्टली हम लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, या प्लांट एंड मशीनरी का जो साइज होता है। और वेरिएबल जो हमारा फैक्टर होते हैं इनपुट, उसमें हम ज़्यादा लेते हैं लेबर को, लेते हैं लेबर की वेजेस को लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे एक फर्म जो है वो एक प्लांट एंड मशीनरी एक लेके आती है अपनी फर्म में, और वो देखना चाहती है कि उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल किधर अचीव होगा, फिर कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल किधर अचीव होगा, प्लस जो थर्ड फेज होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो कौन से फेज में अचीव होगा। तो वो क्या करेगी कि शॉर्ट रन में सबसे पहले अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी और देखेगी कि कास्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर वो अपनी प्रोडक्शन को फर्दर इंक्रीज करती जाएगी और एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, एवरेज कास्ट जब उसकी मिनिमम हो जाएगी, एट दैट पॉइंट हम कहेंगे कि दिस फेज वाज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर जब वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी तो फिर क्या होगा कि एक सेकंड फेज आ जाएगा जिसमें उसकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फेज से निकल के वो कांस्टेंट प्रोडक्शन फेज में आ जाएगी, जिसमें जैसे ही वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी तो कॉस्ट जो है वो डिक्रीज नहीं करेगी बल्कि कांस्टेंट हो जाएगी। ये फेज थोड़ी देर के लिए होगा और उसके बाद जैसे ही वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी तो उसके साथ फिर क्या होगा कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फेज आ जाएगा। प्रोडक्शन के इंक्रीज करने से उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करने लग पड़ेगी। तो थ्रू दिस प्रोसेस जो फर्म है वो देख सकती है कि उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके लिए कितनी प्रोडक्शन जो है वो सूटेबल है और कब तक वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रहती है जब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है, और किस फेज से जब वो इंक्रीज किस किस पॉइंट से जब वो इंक्रीज कर जाती है उसकी प्रोडक्शन, तो फिर वो सेकंड एंड थर्ड फेज में आ जाते हैं जो कि कांस्टेंट प्रोडक्शन फेज है या फिर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फेज है। तो ये जो एक कंपनी है वो किस तरह से देख सकती है कि व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो थ्रू शॉर्ट अपनी जो फिक्स्ड इनपुट है या अपनी जो वेरिएबल इनपुट्स हैं जो कि लेबर वगैरह है उनको चेंज करके फिर अपना जो फेज है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है और देख सकती है कि उसकी फर्म के लिए या उसकी प्लांट एंड मशीनरी के लिए कौन सा फेज इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेज, क्योंकि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेज है वो मोस्ट एफिशिएंट फेज है इकोनॉमिकली, क्योंकि इधर हमें अपनी जो कॉस्ट है वो सबसे कम पड़ती है फॉर पर यूनिट प्रोडक्शन। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, रीजंस फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऐसा फेज है जिधर हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मिनिमम है। अब उसकी एक रीज़न है कि वाई दैट इज़ मिनिमम। इस फेज़ में हम अपनी जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ बल्क परचेजेस, हम एक अच्छी प्रोडक्शन लेवल पे जाके चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी प्रमोशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कॉस्ट लगा सकते हैं या उस पर खर्च कर सकते हैं, हमारी मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है, तो तभी जाके हम ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फेज से बाहर आ जाते हैं तो फिर आ जाता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर हमारी जो प्रोडक्शन है वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है लेकिन तब वो इतनी एफिशिएंट नहीं रहती, बल्कि क्या हो जाता है कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज करने लग पड़ती है। अब देखें
कि एक लिमिट या एक कैपेसिटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की। जब आपको पता होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है और किधर तक आप अपनी जो कास्ट है उसको मिनिमम कर सकते हैं, और आपको जितने भी ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है, तो तभी आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपनी मैनेजमेंट को अच्छा नहीं रखेंगे, अपनी इन्वेंट्री सिस्टम को अच्छा नहीं रखेंगे, आपकी रिलेशनशिप अपने सप्लायर्स के साथ अच्छी नहीं है, आपकी रिलेशनशिप अगर आपके इन्वेस्टर्स के साथ अच्छी नहीं है, तो फिर आप कभी भी अपनी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की स्टेज है उसको ऑप्टिमल लेवल पे जाके अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे अपनी इन्वेंट्री को अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, अपने सप्लायर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखते हैं, अपना जो लेबर है उसको एफिशिएंट रखते हैं, अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो पैसे लगाने हैं उनको अच्छी तरह से लगाते हैं, अपनी मैनेजमेंट एफिशिएंसीज रखते हैं, तो फिर ही आप अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो स्टेज है या जो उसका ऑप्टिमल लेवल है उसको अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको अचीव नहीं कर सकते। सर, रीजंस फॉर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आपका फर्म की जो प्रोडक्शन है या जो उसका साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो फिर आप अपनी जो मार्केट है या आपकी जो मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है आप वो ठीक तरह से नहीं कर सकते। जब आप मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं कर सकते या जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं ठीक होती, तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर क्या होता है कि आपकी जो स्टेज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप उससे बाहर आ जाते हैं। आपकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जो आपकी एवरेज कास्ट है वो भी साथ में इंक्रीज कर जाती है। तो जितनी भी फर्म्स हैं वो अवॉइड करना चाहती हैं दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, क्योंकि इस स्टेज में आपकी एवरेज कास्ट इंक्रीज करने लग पड़ती है और आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स है, तो दैट वाज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, और वो बड़ी ज़्यादा स्टील ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ रिक्वायर्ड स्टील इन पाकिस्तान वो प्रोड्यूस कर रही थी एट अ सर्टन टाइम। लेकिन जो कॉस्ट थी जिस पे वो प्रोड्यूस कर रही थी स्टील, दैट वाज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर स्टील मिल्स या इन कंपैरिजन टू अदर मिल्स जो कि दुनिया में स्टील को प्रोड्यूस करती हैं। अब उसकी वजह क्या थी कि वो एक गवर्नमेंट ओन्ड स्टील मिल थी और उसका साइज इतना ज़्यादा हो चुका था और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसमें मिसमैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन जैसे इशू आ रहे थे। वो अपनी प्रोडक्ट को ठीक तरह से, अपनी इन्वेंट्री को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे स्टील मिल्स वाले। वो अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी कह लें कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको ठीक तरह से रीडेवलप नहीं कर पा रहे थे या अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज रही लेकिन उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी एवरी टाइम इंक्रीज करती रही, और फिर ऐसा टाइम आया कि स्टील मिल्स को शट डाउन करना पड़ा। सो जब भी आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो आपने साथ ये भी देखना है कि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ आपकी जो एवरेज कास्ट है वो भी डिक्रीज होती रहे। अगर आपकी प्रोडक्शन के साथ आपकी एवरेज कास्ट भी इंक्रीज करने लग पड़ेगी तो फिर आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ जाओगे, और फिर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो एफिशिएंट नहीं रहेगी, वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में compete नहीं कर पाएगी। सो आपने अपनी जो फर्म का साइज है उसको और अपनी जो फर्म की मैनेजमेंट है उसको अलाइंड रखना है, और अपना प्रोडक्शन और अपना जो फर्म का साइज है उसको इतना ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं कर देना कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आपके लिए डिफरेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आने लग पड़े।
दी लर्निंग कर्व, दी लर्निंग कर्व थ्योरी है, ये हमें बताती है कि जैसे ही आप अपनी प्रोडक्शन को डबल करते हैं तो जो आपकी लेबर कॉस्ट होती है जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, जब आपकी प्रोडक्शन डबल होती है तो वो आपकी जो लेबर कास्ट है वो डबल नहीं होती बल्कि सिर्फ 80% इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप अपनी प्रोडक्शन को डबल करते हैं तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो डबल नहीं होती बल्कि कम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करती है। जब पिछली स्लाइड में हमने लर्निंग कर्व देखी, हम देखते हैं कि लर्निंग कर्व की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स है। जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो उस रेट से इंक्रीज नहीं करती बल्कि डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी प्रोडक्शन डबल कर लेते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो डबल नहीं होगी बल्कि जस्ट 80% इंक्रीज होगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका रियल जो रीज़न है वो ये है कि जो वर्कर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी विद प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकती है। जब एक लेबर एक ही मशीन पे रोज़ काम करता है तो उसकी प्रोडक्शन एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, उसकी आउटपुट इंक्रीज कर जाती है। हम कहते हैं ना कि जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस इन्हेंस होता है किसी भी काम का तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक लेबर जो है जब वो इनिशियली एक मशीन पे काम करना स्टार्ट करता है तो मे बी ही कैन ओनली मेक 200 यूनिट्स इन 5 आवर्स ऑफ अ डे। लेकिन जब वो रोज उसी मशीन पे 5 घंटे काम करेगा तो वो 100 यूनिट्स की बजाय हो सकता है 150 यूनिट्स बनाने लग पड़े, क्योंकि अब प्रैक्टिस के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई है। दूसरा, हमें जो लर्निंग कर्व है वो बताती है कि जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उसकी वजह से जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा है कि जैसे हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर।